हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइस, कुछ बच्चों का ये डाउट चल रहा है कि मैम हम कैसे हमारी आंसर की को एंड रेस्पॉन्स शीट जो है हमारी उसको टैली करके चले। मतलब कि हमने क्या क्या रेस्पॉन्स किया था एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर और अभी हमें किस टाइप की आंसर की मिल रही है जिससे हमें पता लगेगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो उसी डाउट को लेते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो यहाँ मैंने किसी एक स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर और उसका डेट ऑफ बर्थ डाल करके मैंने ये ओपन किया इंटरफेस, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट सपोज ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर व्यू आंसर शीट, तो यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे इस तरह से तो यहाँ पर आपकी आंसर शीट ओपन होगी इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपने यहाँ क्या रेस्पॉन्स किया है किस क्वेश्चन के लिए, वो सब चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन का जो ID नंबर है 70, 31, 76, तो इसका जो आंसर है जिस भी बच्चे ने किया है उसने थर्ड ऑप्शन इसने ऑप्ट किया है। ठीक है, आप इसको सेव भी करके रख सकते हैं अपने पास, तो आप इसको सेव कर लेना। इसके बाद आपको ये नहीं मिलेगी कि आपने क्या रेस्पॉन्ड किया है। ठीक है, ये अपन ने देख लिया जो अपन ने एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर हमने किया था हमारा रेस्पॉन्स। फिर हमें कैसे देखना है हमारी आंसर की, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कि आंसर की चैलेंज, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको आपके सारे आंसर्स दिखाई देंगे जो आपने एनटीए ने आपको दिए हैं। तो अभी जस्ट सपोज वो लास्ट वाला क्वेश्चन है, अगर मैं उसको लेकर के चलूं तो यहाँ इसकी आईडी आप देखना, क्वेश्चन आईडी है 75 नंबर का क्वेश्चन है, नंबर यहाँ मैटर नहीं करता, यहाँ मैटर करता है क्वेश्चन की आईडी। ठीक है, तो यहाँ जो आईडी दी हुई है वो है 70, 31, 76। तो 70, 31, 76, ये देखो 70, 31, 76। तो इसका जो आंसर है CSIR नेट ने फर्स्ट नंबर का ऑप्शन दिया है, ये देखो फर्स्ट दिया हुआ है और हमने कौन सा किया है, हमने किया है यहाँ पर थर्ड, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से आपको टैली करते हुए चलना है। कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे टैली करना, और टैली करने का जो लास्ट और अब है हमारे पास जिस क्वेश्चन का आंसर आपको सही लग रहा है बट एनटीए ने आपको गलत दिया है उसका ऑप्शन, तो चैलेंज करने का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ अगर आप इसको ओपन करेंगे, जस्ट सपोज आप इसी क्वेश्चन को, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप चैलेंज कर सकते हैं, उसके आईडी नंबर मैंने लिखे हैं कुछ कुछ के जितना मैं कर पाई हूँ। तो अगर आपको मैं फर्स्ट शिफ्ट का, ये क्वेश्चन पेपर है मेरा, तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका जो 27 नंबर का आईडी है 3127, ये देखो इसका CSIR नेट में फर्स्ट ऑप्शन दिया है, जबकि इसका फर्स्ट एंड फोर्थ जो है ऑप्शन दोनों सही है हमारे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें, ये लो अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है या फिर मैं कोई और लेके चलती हूँ 25 वाला जो है, अगर इसके ऊपर मैं देखती हूँ तो इसका आंसर हमने जैसे कि थर्ड लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने 3 पे क्लिक कर दिया एंड उसके बाद क्या है, आपको इसका प्रूफ भी देना है कि आपने 3 क्यों ऑप्ट किया है, क्योंकि CSIR नेट ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपको दिया है 4, जबकि हम बोल रहे हैं कि 4 गलत दिया है, आपने 3 आंसर होना चाहिए था। तो आप यहाँ पर 3 के ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद आपने कहाँ से, मतलब कि ऑथेंटिक सोर्स कौन से सोर्स से आपने इसका आंसर निकाला है, उसके लिए यहाँ पर आपको उसकी इमेज अपलोड करनी है। ये देखो क्लेम आंसर की लिस्ट अपलोड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ आपको अपलोड करना है एंड यहाँ पर ये कैप्चर डालना है। उसके बाद आपको आगे प्रोसेस करना है, अगर मैं करना चाहूँ तो 28। ठीक है, ये मैंने डाला तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। ये देखो, तो यहाँ पे आपने नो डॉक्यूमेंट अपलोड आपको दिख गया, 200 रुपए, जैसे कि मैंने पहले भी एक ऑप्शन लगा दिया था, उसको हटाना मैं भूल गई थी। इस तरह से 2 क्वेश्चन अगर आप चैलेंज करेंगे तो आपको 400 रुपए लगेंगे पर क्वेश्चन, यहाँ पर 200 रुपए आपको लगेंगे यहाँ प्रोसेस फॉर पेमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको आपका आंसर शीट चेक करना है एंड आंसर की देखनी है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, और आज ही लास्ट डेट है, आपको आपकी पूरी आंसर शीट जो है वो देख लेनी है, रेस्पॉन्स शीट प्लस उसके आंसर्स, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं मौका नहीं मिलेगा कि आपने कितना रो स्कोर कैलकुलेट किया था। इसलिए आपके पास आज लास्ट टाइम है 14 मार्च आज, तो आज का आपका लास्ट डेट है चैलेंज करने का एंड चेक करने का भी आपने क्या रेस्पॉन्ड किया था, क्योंकि इसके बाद आप अपने रो स्कोर कभी नहीं जान पाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आज ही आपको, अगर नहीं देखा है तो आज आप देख लीजिए, और देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये चीज मैंने आपकी क्लियर कर दी। अब सेकंड क्वेश्चन है बच्चों का कि मैम कौन सी शिफ्ट जो है वो टफ थी एंड कौन सी जो है वो इजी थी। तो हम चलते हैं ठीक है, ये चीज मैंने आपकी बता दी आपको कैसे
रेस्पॉन्स से और आंसर की को चेक करना है। अब हम देखेंगे कौन सी शिफ्ट जो है हमारी टफ थी। दोनों शिफ्ट का हमने पेपर एनालिसिस किया है। अब दोनों शिफ्ट में जो है हमारा कौन सी शिफ्ट इजी टू मॉडरेट थी, कौन सी टफ टू मॉडरेट। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर शिफ्ट फर्स्ट की। अब शिफ्ट फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस का जो हमारा लेवल था वो कुछ मॉडरेट टाइप का था। मॉडरेट बोले तो मतलब कि बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, कुछ मॉडरेट टाइप के थे कि वो इजी वे में सॉल्व कर सकते थे एंड डायरेक्ट टाइप के पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ हमने देखे हमारे जो शिफ्ट फर्स्ट के पेपर के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत तो नहीं बोलेंगे, मतलब मॉडरेट टाइप के थे। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऐसे नहीं एक यूनिट का पार्ट दूसरी यूनिट में मिक्स करके, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि थोड़े से घुमाए गए थे। लेकिन ऐसा होता है ना कि पेपर का एक हमको लेवल सेट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे डालने पड़ते हैं, बट आपके पास जो 145 जो क्वेश्चंस थे उनमें से कुछ बोलते ना 25 क्वेश्चन सी पार्ट में इस टाइप के दिए थे जो बहुत इजी वे में आप उनको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस नहीं थे। अब बात करते हैं हम शिफ्ट सेकंड की। तो इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल था वो था हमारा टफ था एंड जो क्वेश्चंस थे वो डेप्थ में पूछे गए थे, बहुत ज्यादा डीपली। तो यहाँ पर टफ कैसे थे, यहाँ जो क्वेश्चंस हमारे पूछे गए थे वो मिक्सिंग टाइप के थे। मिक्स बोले तो एक जो ऑप्शन था हमारा ए यूनिट फर्स्ट यूनिट से ले लिया, एक ऑप्शन हमारे थर्ड यूनिट से ले लिया और एक ले लिया हमारे जो है 12 या 11 वाले यूनिट्स। तो इस तरह से जो ऑप्शंस थे वो क्या है मिक्स टाइप के आए थे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बच्चों के लिए सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सेकंड शिफ्ट में क्या है हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे एंड डेप्थ में पूछे गए थे बहुत ज्यादा। जैसे डेवलपमेंट बायोलॉजी आपने देखे हो तो उसमें फ्रॉग डेवलपमेंट के बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस डायग्राम दे करके आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सेल बायोलॉजी के आपके मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, उनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्या है वहां पर क्वेश्चंस थोड़े से टफ थे बजाय शिफ्ट फर्स्ट के। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये देखना होगा शिफ्ट जो फर्स्ट थे उसके जो क्वेश्चंस थे वो आपके लिए मॉडरेट रहेंगे। अब यहाँ बात होती है कि शिफ्ट फर्स्ट टफ थी कि शिफ्ट सेकंड टफ थी। तो यहाँ ये बात आपकी क्लियर हो गई, जो शिफ्ट सेकंड थी हमारी वो हमारी थोड़ी टफ थी बजाय शिफ्ट फर्स्ट के। यहाँ क्या है अब हमारे जो एक जैसे कुछ साइंटिस्ट होगा उसके लिए तो दोनों पेपर ही उनको तो इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज्यादा मतलब उन्होंने नॉलेज गेन कर लिया है कि उनके लिए सारे क्वेश्चंस क्या है बहुत ज्यादा इजी है, लाइक हलवा टाइप से है ना। तो उनको क्या इतना सारा नॉलेज है कि उनको सारे क्वेश्चंस इजी लग सकते हैं। बट हमारे लिए क्या है हमारा जो नॉलेज है वो इतना नहीं है, इतना ब्रॉड नहीं है कि हम उन क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में कर सके। ठीक है, तो इसको देखते हुए यहाँ पर हमारी शिफ्ट सेकंड जो है वो काफी टफ थी। अब यहाँ टफ है एक शिफ्ट हमारी मॉडरेट है। तो यहाँ पर हमारे जो रिजल्ट होगा वो किस बेस के ऊपर कट ऑफ हमारी डिसाइड की जाएगी। तो यहाँ एक मेथड लगता है नॉर्मलाइजेशन। अब आपके माइंड में फिर से क्वेश्चन आएगा कि मैम ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। यहाँ नॉर्मलाइजेशन में क्या किया जाता है, यहाँ जैसे कि एक शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारे इजी है, एक शिफ्ट का हमारे हार्ड है। लेकिन बच्चे तो वही CSA या नेट के एग्जाम में बैठे हैं, तो ये नाइंसाफी कैसे हो सकती है कि एक बच्चा हार्ड पेपर को करके हमारा नेट क्रैक कर रहा है और एक है कि बहुत इजी क्वेश्चन पेपर को करके अपना जो है नेट या GRF क्वालिफाइड कर रहा है। तो उस चीज के लिए यहाँ पर क्या है नॉर्मलाइजेशन वर्क करता है। यहाँ क्या करते हैं, जैसे कि शिफ्ट फर्स्ट का कोई बच्चा है उसके आ रहे हैं 120 मार्क्स, वहीं पर शिफ्ट सेकंड का बच्चा है उसके अगर आ रहे हैं 105 मार्क्स। ठीक है 105। तो यहाँ पर क्या होगा नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, इस बच्चे को 120 के ऊपर क्या है GRF मिलेगा एंड यहाँ पर जो सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर 105 मार्क्स के ऊपर ही उस बच्चे को GRF मिल जाएगा। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है जैसे जो शिफ्ट हमारे टफ होती है या हार्ड होती है उस शिफ्ट में अगर कम मार्क्स पे आते हैं आपके तो यहाँ पर क्या है नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है। यहाँ देखो 120 मार्क्स वाला GRF ले रहा है, वही यहाँ पर 15 वाला
JRF ले रहा है तो कितने मार्क्स का डिफरेंस आ गया, ये आ गया 15 मार्क्स का पूरा डिफरेंस आ गया। तो ये है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस के लेवल को उन सबको देखते हुए ये सब चीजें की जाती है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम ये चीज तो बहुत गलत है। यस, मैं एग्री करती हूँ कि ये चीज गलत है, बट अब जब से ये हमारा कोविड आया था उसके बाद से नॉर्मलाइजेशन वाली चीज काम करने लग गई है। ये कब हटेगी कब नहीं हटेगी इसका कोई आइडिया नहीं है। तो आपको कैसे क्या करना है ये मैंने बता दिया। अगर किसी बच्चे के सेकंड शिफ्ट में अगर 95 मार्क्स आ रहे हैं, अगर उसका LS हो रहा है, ठीक है, और किसी बच्चे के है यहाँ पर 15 मार्क्स आकर के भी LS नहीं हो रहा है, JRF तो हो ही नहीं सकता है, आपको पता है। तो ये चीज क्या है, यहाँ पर बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा असर डालते हैं कि मैम देखो हमारे भी 105 मार्क्स आए थे और यहाँ पर देखो 95 मार्क्स में ही LS हुए जा रहा है, तो हमारा क्यों नहीं हो रहा है। तो ये चीज बहुत गलत है, बच्चों की जो माइंड है इसके ऊपर काफी गलत इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन CSIR नेट ने अपने कुछ रूल्स बना रखे हैं, तो अब उनको तो अपन तोड़ नहीं सकते। अब ये है कि अपन उनको मेल वगैरह करके उनको बता सकते हैं कि ये चीज गलत है, आप इसको ओवरकम करें। तो यहाँ क्या है, अगर किसी का 95, किसी का नहीं, मैं मेरा बताती हूँ। मेरे टाइम में जब हमारे 2 शिफ्ट में एग्जाम होने लगी थी, तो उसी टाइम क्या है मेरे 95 मार्क्स आए थे, तभी क्या मेरा बहुत अच्छी EIR के साथ मेरा नेट हुआ था, 97 EIR के साथ, इतने ही मार्क्स के अंदर। ये क्यों हुआ था, क्योंकि हमारी जो शिफ्ट सेकंड थी उसका जो पेपर था वो बहुत ज्यादा टफ आया था बजाय, और इस शिफ्ट में क्या है जिन बच्चों के 110 नंबर आए थे उनका हुआ था LS क्लियर। अब आप सोच सकते हैं कितने नंबर का डिफरेंस आया था, तब जाके यहाँ पर किसी का LS हो रहा है और किसी का LS कितने मार्क्स पर हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी EIR के साथ मेरा नेट हुआ है और यहाँ 110 लाने के बाद उसका LS हुआ है, और वो भी बहुत कुछ खास EIR के साथ नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप ये चीज समझ गए होंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। अब यहाँ पर हमारे जो नेट ने हमारे जो पेपर दिया था इस साल NTA ने, इसमें जो शिफ्ट फर्स्ट है उसका पेपर क्या है, मॉडरेट आया था, एंड शिफ्ट सेकंड है उसका पेपर आया था टफ। तो यहाँ खुद ही पता लगा लेंगे कि हमारे अगर कम मार्क्स भी है 100 to 110, तो ही हमारा क्या है LS एंड JRF क्लियर हम मान सकते हैं, क्योंकि हमारा पेपर जो है टफ आया था। अब आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है या कितनी रहने वाली है, इसके ऊपर मैं बहुत जल्द ही आज या कल में एक वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने क्या मार्क्स बने हैं और कितनी क्या आपकी कट ऑफ जाने वाली है। अब मार्क्स आपके कितने क्या बने हैं वो आपको आज ही लास्ट डेट है 14 मार्च, आप चेक कर लेना बहुत अच्छे से। इसके बाद आप अपना रो स्कोर कभी चेक नहीं कर पाएंगे कि आप कहाँ है कहाँ नहीं है। अगर आपके 110 मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ साइड पर है, आपको पता लग गया, आपका क्लियर हो जाएगा, और आपको पता है कि मेरे नहीं है, मैं सेफ साइड नहीं चल रहा हूँ, तो वापस से आपको अपनी स्टडी पर फोकस करना है, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि टाइम आपका जा रहा है। अब ये जो टाइम है, आप अगर रिजल्ट तक का वेट करेंगे तो रिजल्ट के आने में तो काफी टाइम लगेगा, आपकी कट ऑफ को आने में। तो आप इतना वेट करेंगे तो आप बहुत ज्यादा लॉस कर देंगे अपना भी, और अपने जो आप अपना एग्जाम क्रैक करने वाले थे उसके लिए भी। तो आपको क्या है, अभी से आपकी स्टडी के ऊपर फोकस करना है। फिर भी कोई डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।